हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो कि NICL AO और OICL AO के लिए जो भरे हैं फॉर्म, उनके लिए अकाउंट्स और फाइनेंस के टॉप 40 सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है। और ऑलरेडी इससे पहले भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड, और जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और आपको असुविधा से बचाने के लिए मैंने एक उसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूँ दोस्तों, जिससे कि आप सारे वीडियो देख सकते हैं एक ही प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। जो भी अकाउंट्स कैटेगरी से भरे हैं स्टूडेंट, वो ध्यान से इस सीरीज़ को देखिए पूरा, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग कहलाता है। क्योंकि आपको भी कोई ना कोई शेयर किया होगा, तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हमारा चैनल न्यू है दोस्तों, तो आप लोग जितना से जितना आगे बढ़ा सकते हैं हमारे चैनल को, आप लोग के लिए मैं इतना अच्छा से सेशन बनाता हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एग्जाम के लिए, स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। बताना है कि जो रेवेन्यू होता है और एक्सपेंसेज होता है वो कंपनी का वो किस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है, क्या बैलेंस शीट होगा, या कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, इनकम स्टेटमेंट, या नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है उन लोगों को पता ही होगा कि जो बैलेंस शीट होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को दिखाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक एक्टिविटी इसमें रहता है। तीन तरह का एक्टिविटी हम लोग यूज करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को नहीं दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो वन एंड ओनली इसमें आंसर क्या बन रहा है हमारा, ऑप्शन सी, जो कि आपका क्या है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ऑफ ए कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में ही हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। तो बताइए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग बनाते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है, पहला है टू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। क्या हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनाते हैं क्या शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं, या मेंटेन बैलेंस शीट बनाने के लिए, या मिनिमाइज टैक्सेस को बचाने के लिए, या कीप ट्रैक ऑफ लाइबिलिटीज़। तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखिए, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, जो कि आपको बताता है क्या है, जो हम लोग मेन पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का, क्या, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। ठीक है। और जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए भी हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, जिससे क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर्स जो भी पैसा हमारे कंपनी में लगाए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि हमारा जो पैसा लगा है तो वो कंपनी में क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। क्योंकि बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए तो बनाते नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ये सब क्या है, बनाते जरूर है बैलेंस शीट, लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, चाहे वो शेयर होल्डर्स को हो या गवर्नमेंट को हो, या जितने भी हमारे कंपनी में काम करने, जो भी हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स होता है, और जिनसे भी मान लीजिए जो भी बैंक हमको लोन देती है तो उनको भी तो पता होना चाहिए, जो भी क्रेडिटर्स हैं हमारे, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करते हैं लोन देने से पहले या कोई भी उधार देने से पहले। तो इसीलिए हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय विच स्टेटमेंट। तो बताना है दोस्तों कि एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन किसके द्वारा, कौन सा स्टेटमेंट के द्वारा यूज किया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकम स्टेटमेंट में बता दिया हूँ कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है बोल रहा है, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, जो कि आपका क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही हम लोग सारे एसेट्स, लाइबिलिटी जो भी होता है सारा उसमें पोस्ट करते हैं, और सभी उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म होता है अकाउंटिंग, क्योंकि सारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाता है, बैलेंस शीट में ही। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स सभी को इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी बोले तो क्या याद रखना है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट टाइप ऑफ ए बैलेंस डू एसेट्स अकाउंट्स हैव। तो बताना है कि बैलेंस एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है। जैसे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, क्या ये डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बताना है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि जितने भी एसेट्स हो या एक्सपेंस है या कोई तरह का लॉस है, ठीक है, तो ये सब सभी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, उसी तरह से आपका जितना भी लाइबिलिटी हो या कोई तरह का इनकम हो, ठीक है, या प्रॉफिट हो या गेंस हो, ठीक है, तो ये सब का बैलेंस क्या आएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा है किसका बैलेंस, एसेट्स का। तो बताइए दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा इसका क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। और ये बैलेंस कहाँ पर शो करते हैं हम लोग ज़्यादातर दोस्तों, जब हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो लेजर में जब बनाते हैं तो वहाँ पर जब बना लेते हैं तो एसेट टू बैलेंस BD शो करते हैं ना दोस्तों, तो वही होता है। ठीक है, और इस लेजर बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेजर पोस्टिंग के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग डेबिट बैलेंस में लिख देते हैं आइटम्स को, ये सभी आइटम्स को, और क्रेडिट में लिख देते हैं लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट और गेंस को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द काइंड ऑफ डेब्ट्स विच आर नीडेड टू बी रिपेड इन अ शॉर्ट टर्म इज नोन एज। बताना है कि वो डेब्ट्स, पहले तो देख लीजिए दोस्तों, डेब्ट्स क्या होता है, DBTS। ये डेब्ट्स होता है क्या है, डेब्ट्स का मतलब होता है जो भी हमने उधार लिया है, मतलब एक तरह से लोन के रूप में लिए हैं। ठीक है, चाहे वो क्रेडिटर से लिए हो या अन्य कोई बैंक से लिए हैं। ठीक है, तो जो भी लोन वगैरह लेते हैं या कोई भी उधार में कोई चीज़ खरीदते हैं उसी को बोलते हैं डेब्ट्स। और रीपेड करना है मतलब लौटाना है, तो लौटाना और भी क्या, शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में जो लौटाते हैं, तो शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लेस देन 1 ईयर, मतलब कह सकते हैं कि विदिन अ ईयर। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर में जो पैसा हमको लौटाना होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैसे लाइबिलिटीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटी। अगर आप लोग ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि करेंट लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं हर एक वीडियो में भी बता देता हूँ दोस्तों कि करेंट लाइबिलिटी क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म है दोस्तों, तो बता देता हूँ क्या है यहाँ पर। जैसे फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होता है, तो फिक्स्ड लाइबिलिटी हो जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं, जो कि आपको 1 साल के बाद चुकाना होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए आपको रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि 1 साल के अंदर में ही हमको रीपेमेंट करना होता है, और ये 1 साल के बाद भी कर सकते हैं। फिर देखिए, डिप्रिसिएटिंग एसेट्स अलग है, जो कि हम लोग जिस पे एसेट्स को डिप्रिसिएशन लगाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, फिर आपका
कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है दोस्तों, इंटैंजिबल एसेट्स होता है। ये सभी पे भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आपका ये सब अकाउंटिंग का बेसिक है। और डिप्रिसिएटिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट। जो भी हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, तो फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो हम लोग उस पर हर साल डिप्रिसिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डिप्रिसिएशन लगाते हैं जिस एसेट्स को, उसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएटिंग एसेट्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है दोस्तों, क्या आप लोग को मैं जो समझा पा रहा हूँ क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों, ताकि हमको भी पता चले कि मैं जो आपके लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ क्या आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नोन एज। तो बताना है कि वे इसमें से कौन सा अकाउंट है जो कि क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारा इक्विटी को। तो पहले जान लीजिए दोस्तों ये इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। जो भी बिजनेस ऑनर होता है, बिजनेस ऑनर होता है, तो वो जो पैसा लगाता है ना उसी को बोलते हैं कैपिटल, और वो उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विटी भी। तो इक्विटी कब बढ़ेगा, जब हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। जब हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारा इक्विटी बढ़ेगा। जब मतलब जैसे हमारा कमाई बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इनकम जब बढ़ेगा, जैसे बोलते हैं ना इनकम, इनकम इंक्रीज करेगा, प्लस होगा, तो क्या होगा, हमारा इक्विटी बढ़ेगा। तो इनकम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, रेवेन्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बताना है दोस्तों इनमें से वो कौन सा एसेट्स है जो कि तो लॉन्ग टर्म तो है लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इनटैंजिबल है, इनटैंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। और इनटैंजिबल एसेट्स को हम लोग ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और अभी हमने पढ़ा है, बताया जस्ट पहले क्या कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब हमारा क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स है। और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में भी कहते हैं इसको, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए आपका करेंट एसेट्स तो होगा नहीं, करेंट लायबिलिटी होगा नहीं, टेंजिबल एसेट्स होगा नहीं, तो ऑप्शन ए बच गया हमारा, क्या कौन सा, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जो कि आपका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है और लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है। अगर आपने बीकॉम किया है, ठीक है, तो बीकॉम किया है तो आपके बीकॉम में आपको इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्टैटिक बैंकिंग का जो स्टार्ट किया हूँ दोस्तों उसको भी कंटिन्यू करूँगा। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए स्टैटिक बैंकिंग का क्लासेस अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है और अभी नहीं मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग का भी पूरा चलेगा। और अभी हमारे चैनल पर ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ दोस्तों कि अब हमारे चैनल पर आपको आरआरबी, पीओ, क्लर्क या आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क या और भी जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मेरा टारगेट क्या है दोस्तों कि देखिए मैथ में जो होता है ना बहुत कम अटैम्प्ट हो पाता है। और मैंने देखा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, अर्थमेटिक में और कैशलेट डीआई में, ठीक है। ये सभी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो मैंने ये होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पर टारगेट किया हूँ कि कम से कम 200, मिनिमम 200 कैशलेट डीआई का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको तुरंत
आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कल भी वीडियो इसका अपलोड हो जाए, ठीक है। पीडीएफ तैयार हो चुका है और आपका अर्थमेटिक का 15 से 20 अर्थमेटिक डेली एक वीडियो अपलोड होगा। 50 to 20 एमसीक्यू का जो मिक्सअप होगा, मिक्स्ड होगा सारे अर्थमेटिक से रिलेटेड, ताकि क्या होगा कि अगर आप इस तरह से डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रैक्टिस में रहेगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी बना पाइएगा। और इसमें मैं आपको अर्थमेटिक का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो एक और इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है दोस्तों हमारे चैनल पर, तो इसीलिए बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था अभी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अकाउंट्स के लिए आपको अभी बना पा रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं भी अकाउंट्स का वीडियो नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कॉमर्स का है बैकग्राउंड, ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक सीए फाइनल का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं मेरा कॉमर्स पे पूरा कमांड है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक आप लोग के लिए एक छोटा सा हेल्प है दोस्तों मेरे तरफ से। तो आप लोग से बस मैं यही सपोर्ट चाहता हूँ कि आप, ये मेरा न्यू चैनल है दोस्तों, तो आप लोग का सपोर्ट यही है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ भी, ठीक है। और आप लोग के लिए तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द सपोर्टिंग एविडेंस इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड। तो बताना है कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है। बोल रहा है क्या, व्हाट इज़ द सपोर्टिंग एविडेंस, क्या सपोर्टिंग एविडेंस, एविडेंस मतलब पता है क्या होता है, सबूत। तो सबूत जो है, क्या सबूत हम यहाँ यूज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, कि आपको बताना है कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा है या आपने किसी चीज़ को, जैसे हम लोग बैंक में ही काम करते हैं, ठीक है, और या रीइंबर्समेंट करवाना है हम लोग को कोई चीज़ को, या हम लोग को पापा को ही कोई चीज़ बोलते हैं कि हमने इतना सामान लिया और इतना, तो हम लोग क्या देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं, बिल, है ना। जो हमारा बिल होता है, बिल होता है, तो बिल को हम लोग देते हैं और बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से, तो हम लोग कॉमर्स में उसको यूज करते हैं दोस्तों, वाउचर। क्या यूज करते हैं, वाउचर। वाउचर से ही हम लोग बता सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सबूत। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, वाउचर। वाउचर से हम लोग बता सकते हैं, ये जो छोटा छोटा बिल हम लोग को मिलता है, यही कि इतना इतना सामान आपने लिया, इतना या बेचा या कुछ भी किया, तो आपका जो रसीद होता है, हिंदी में जो बोलते हैं रसीद, उसी को बोलते हैं एविडेंस, जो सपोर्टिंग एविडेंस है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए, ठीक है, कि हाँ सही में हुआ है ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। बताना है दोस्तों कि एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस को हम लोग किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक है करेंट अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो जान लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है दोस्तों, इसका रीज़न है, हम लोग अकाउंट्स 3 तरह का होता है, कितने तरह का, 3 तरह का पढ़ना होता है आपको। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट में होता है सारे एसेट्स, जितना भी एसेट्स होता है सभी का रिकॉर्ड इसमें करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग सारे एक्सपेंसेस, लॉस या कोई इनकम हो गया, ठीक है, या कोई तरह का प्रॉफिट है, तो सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग जो भी करते हैं पर्सन से रिलेटेड, जैसे नेम किसी का है या कोई पर्सन का नाम है या कोई कंपनी का नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कोई भी जो होगा आपका पर्सनल अकाउंट में होता है। तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ये तीनों में रिकॉर्ड होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है सभी का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका दिया था क्वेश्चन में एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, तो याद रखिएगा एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच पर्सन ओज एन अमाउंट टू ए बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए क्रेडिट बेसिस। तो बताना है दोस्तों इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। क्या करा है कि जो पर्सन आपके बिजनेस से उधार में लेता है आपके बिजनेस से, ठीक है, तो उसका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर लिखना शायद मिट गया दोस्तों, ए बी सी एंड डी है ऑप्शन आपका, ठीक है। तो बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, डेटर्स। क्या होगा, डेटर्स, ऑप्शन बी। अब ये डेटर्स क्या होते हैं दोस्तों जान लीजिए। जो भी उधार माल जिसको हम लोग बेचते हैं, जैसे क्रेडिट पे जो भी माल बेचते हैं, उधार माल जो पर्सन को दिए, मान लीजिए राम को हमने उधार माल बेचे, तो ये राम कोई कंपनी मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाता है डेटर्स, ठीक है। डेटर्स इसको हम लोग बोलते हैं। और क्रेडिटर्स क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि हमने, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंपनी है, ठीक है, अब ये किसी को सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है, सेल किए हैं क्रेडिट बेसिस पे जिस पर्सन को, तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं डेटर्स। और अगर ये दुकानदार मान लीजिए कंपनी किसी से परचेज किया, तो यहाँ रहता है क्या, परचेज ऑन क्रेडिट। तो जिस पर्सन से हम लोग परचेज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग बिजनेस से किसी वस्तु को किसी को क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं, तो वो कहलाता है हमारा डेटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आर बैलेंस शीट्स प्रिपेयर्ड। तो बताना है कि कब हम लोग बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस शीट्स हमेशा हम लोग कब करते हैं, तो ईयरली करते हैं, ठीक है। कभी भी इसका हम लोग क्वार्टरली और मंथली नहीं चलता, हमेशा बैलेंस शीट हम लोग कब करते हैं, ईयरली बेसिस पे। क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट साल के अंत में बनाते हैं, चाहे वो दिसंबर का हो या मार्च में। तो ज़्यादातर कंपनियां मार्च को ही फॉलो करती हैं, क्लोजिंग ईयर हम लोग का मार्च में ही होता है, ठीक है, क्लोजिंग मंथ, ठीक है। जैसे हम लोग का स्टार्टिंग होता है कब, अप्रैल 1 से, और कब तक चलता है, 31 मार्च, ठीक है। तो एक साल में हम लोग हमेशा बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी का बनता है बैलेंस शीट हमेशा ईयरली बेसिस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। देख लीजिए, फाइनेंशियल रेशियो डैट मेजर्स ए फर्म्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स इनटू ए बैलेंस शीट, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, इसमें पूरा 40 क्वेश्चन है और जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी क्या होता है, मैंने इसके पहले भी अभी क्वेश्चन में चर्चा किया था। करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वैसा लायबिलिटी जो आपको रीपेमेंट करना होता है, रीपेबल होता है, कब तक, विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में आपको रीपेमेंट करना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटी। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्यों कि देखिए यहाँ पर कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डाटा ड्यू टू विथ इन 1 ईयर और विथ इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो मतलब 1 साल के अंदर में अगर कंपनी को जो भी पैसा लौटाना होता है वही कहलाता है क्या, करेंट लायबिलिटी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। बाकी ऑप्शंस को उतना डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं, तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताते चलूँगा, ठीक है। और जो भी अगर इम्पॉर्टेंट होगा कि नहीं उसको डिस्क्राइब करना तो मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये जान लीजिए दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है।
तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी का जो बाइंग गुड्स और सेल करने में और रिसीव कैश में जो होता है वही कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, सबसे पहले गुड्स को क्या करेगा कंपनी, परचेज करेगा, गुड्स परचेज किया, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करता है, सेल करता है। उसके बाद उसके पास क्या होता है, कैश आ जाता है। तो मतलब पहले एक साइकिल चला, ऐसे देखिए, ऐसे मतलब परचेज किया तो कैश उसका आया इधर मैन्युफैक्चर के पास, फिर वो सेल कर दिया कस्टमर को तो कस्टमर कैश दिया उसके पास, फिर उसके पास कैश आ गया, ठीक है। तो ये साइकिल चलता है उसका, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, देख लीजिए। द टाइम्स टेक अ कंपनी टू बाई गुड्स एंड सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेड गुड्स। जो भी हम लोग गुड्स लिए हैं परचेज करके और उसको फिर बेच करके जो पैसा प्राप्त होता है, एक तरह से ऑपरेटिंग साइकिल के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बताइए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग आइटम्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम्स रहे, चाहे वो एक्सपेंस कोई भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये एक तरह से कंपनी का सबसे पहला एक क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी इट मीन्स क्या, वो पैसा जो आपने रीपेमेंट नहीं किया, मतलब किसी भी चीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है यहाँ पर लिख दे आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते थे दोस्तों इंटर में, तो फाइनल अकाउंट में ऐसा आता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको लाइबिलिटी मानते थे, जो कि अभी पेमेंट नहीं किए, रीपेमेंट करना बाकी है, पेमेंट देना बाकी है, तो इसीलिए बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग, अब इसमें ऑप्शन क्या सही होगा ये देखना है दोस्तों। तो देखिए, एक तरह से ये क्या है, टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड, मतलब ड्यू तो हो चुका लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुआ, तो उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक होता है प्रीपेड इनकम। तो प्रीपेड इनकम क्या होता है, एक तरह से वो भी हमारा क्या है, एसेट्स तो है नहीं, है नहीं है, क्योंकि प्रीपेड इनकम है, जो हम अभी काम नहीं किए उसका पहले से हमको एडवांस मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग, मान लीजिए कि हमारा पीएनबी में अकाउंट है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए मेरा 5,000 अकाउंट में पैसा है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें एक सुविधा देती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक सुविधा देती है, जो कि क्या करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं इससे, एक तरह से लोन के रूप में एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ के लिए ऑप्शन मिलता है, जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलता है ज़्यादातर। तो एक तरह से क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो जाती है, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे मान लीजिए 5,000 है, हम अगर मेरा अच्छा पोजीशन है बैंक में, मतलब कि कह सकते हैं मैं एक अच्छा होल्डर हूँ उसका, कस्टमर, तो हम मुझे मान लीजिए कि 8,000 तक हम निकाल सकते हैं उसमें, तो 3,000 जो एक्स्ट्रा हम निकालें वही क्या कहलाएगा, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो सकता है, आपका ये डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देख लीजिए, अ लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कवर्स योर ट्रांजेक्शन इफ़ योर बैंक अकाउंट बैलेंस ड्रॉप बिलो जीरो। मान लीजिए कि जीरो भी है फिर भी हम पैसा निकाल सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच रेशियो प्रोटेक्ट्स द क्रेडिटर्स। तो बताना है इसमें से कि वो कौन सा रेशियो है जो कि रेशियो प्रोटेक्ट करता है क्रेडिटर्स को। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लोअर डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है कि प्रोटेक्ट करता है क्रेडिटर्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, ये बताना है दोस्तों। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग पैसा लगाएं और उससे हमारा क्या रिटर्निंग आ रहा है, ये हम लोग को देखना होता है दोस्तों। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बताना है आपको।
तो देख लीजिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालते हैं तो कैसे, नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स और फिर इसको इंटू 100 करते हैं तो हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही होगा दोस्तों? तो देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 दिया हुआ है? तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो सकता है? नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बताना है तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 लिखना है। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सी में तो दिया हुआ है टोटल एसेट्स इंटू 100, बट हमें तो चाहिए क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 भी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट डज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इंडिकेट? तो बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इंडिकेट। क्योंकि मान लीजिए कि हम तो इन्वेस्टमेंट अच्छा कर दिए बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर इन्वेस्टमेंट तो हम ज़्यादा किए लेकिन रिटर्निंग उसका क्या है, लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग सैलरी एंड मार्केट एनालिसिस? तो बताना है कि वह कौन सा बजट हम लोग बनाते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए होता है, सैलरी के लिए होता है या मार्केट एनालिसिस के लिए होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट जो बनाते हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग, सैलरी और मार्केट एनालिसिस के लिए करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, तो दोस्तों बाकी का जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और हैं जो इसी वीडियो का सीरीज है, पार्ट है क्वेश्चन MCQ, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि और बिना एक्सप्लेन किए हुए बताना भी सही नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूसरे पार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का जो बचा हुआ है, और इसके बाद भी अभी और PDF ऑलरेडी अपलोड हो, मतलब बन चुका है दोस्तों, तो उसको मैं और क्लासेस के द्वारा आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, और बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को, और इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग को रेगुलर वे में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।